नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइकोलॉजी की वीडियो, मनोविज्ञान की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ और इससे अनेक मनोवैज्ञानिकों की क्या भूमिका है। इस बारे में हम जानते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए सेशन चालू करते हैं। और सेशन चालू करने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो रोज़ प्रतिदिन आपको मिलती रहें और आप इससे नए नए तरीके से सीख सकें। तो आइए चालू करते हैं। हम जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए देखते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान वह शैक्षणिक अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी बोले तो मनुष्य और पशु दोनों के लिए होता है। ठीक है, प्राणी बोले तो मनोविज्ञान जो है मनुष्य और पशु दोनों के लिए है। तो मनोविज्ञान वह शैक्षिक व अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी या मनुष्य और पशु इनके मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान में हम प्राणी का भी अध्ययन करते हैं और मनुष्य का भी अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य का ही अध्ययन किया जाता है या केवल पशु का ही अध्ययन किया जाता है, इसमें दोनों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रक्षेपीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं, जैसे कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, चिंतन होता है, मनन, भाव, है ना, वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर इनका अध्ययन करती है। जैसे प्राणी में, पशु में या फिर मानव में जो भी भाव होते हैं, उनकी भावात्मक क्रियाएं जो होती हैं या चिंतन होता है, उनका वातावरण के साथ या वातावरण की घटनाओं के साथ जोड़कर उनका संबंध जोड़कर उनका अध्ययन करती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। अब आइए इसके आगे हम देखते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका संबंध कैसे है, मानव से, पशु से कैसे है, ये जानते हैं। और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक, कौन कौन से दार्शनिकों ने इस पर अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, वो हम देखते हैं। तो आइए मनोविज्ञान की उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में क्या बताया है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति 4वीं सदी ईसा पूर्व मानी जाती है। कब मानी जाती है? 4वीं सदी ईसा पूर्व मानी जाती है। और इसके जनक किसे माना जाता है? जनक माना जाता है अरस्तु को। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। दूसरी बात ध्यान देना, यहाँ पे काल्सनिक एक वैज्ञानिक है। काल्सनिक और कई जगह पे इनका नाम कालसैनिक भी है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना, काल्सनिक और कालसैनिक एक ही हैं। तो एक मनोविज्ञान है काल्सनिक, उनके अनुसार मनोविज्ञान का जो वास्तविक जनक है वो प्लेटो है। काल्सनिक जो वैज्ञानिक है वो मनोविज्ञान का वास्तविक जनक किसे मानते हैं? प्लेटो को मानते हैं। लेकिन मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु। अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये क्या बता रहे हैं। तो बात यह है कि अगर कभी प्रश्न पूछे कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आपका आंसर होगा अरस्तु हैं। लेकिन अगर प्रश्न आया है ये वाला कि काल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो काल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक प्लेटो है, याद रखना। ठीक है, और अरस्तु को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा गया प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें देखते हैं एबिंगहस के अनुसार। एबिंगहस एक दर्शनशास्त्री थे, दार्शनिक थे। इनके अनुसार इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि पहले ईसा पूर्व मतलब 5वीं सदी में पैदा हुए दार्शनिक जो थे सुकरात, जिनका नाम था सुकरात, उन्होंने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। ये किसने कहा? ये कहा सुकरात ने। लेकिन इसे बताया किसने? एबिंगहस ने बताया कि सुकरात ने ऐसा कहा था। कैसा कहा था? मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। ये किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। फिर सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो, फिर कौन आया? सुकरात के जो शिष्य आए प्लेटो। सुकरात तो जब नहीं रहा या फिर रहा होगा, लेकिन उनके बाद जो प्लेटो का ज़माना आया, तो प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने बताया कि प्लेटो ने अपना विचार देते हुए कहा कि ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य आपस में बंधे हुए हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था? ये प्लेटो ने कहा था, जो सुकरात के शिष्य थे। ठीक है, तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, याद रखना प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। उस रिपब्लिक बुक में प्लेटो ने लिखा था
कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। क्या लिखा था प्लेटो ने? मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और आत्मा के भाव से ही किसी परम सत्य को ईश्वर मानता है। मनुष्य जो है आत्मा के भाव से ही किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। और कब कहा था? अपनी बुक रिपब्लिक में लिखा था इसने। ठीक है, याद रखना, प्लेटो की बुक का नाम है रिपब्लिक। प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, है ना, प्लेटो के शिष्य थे कौन? अरस्तु थे। तो अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। देखो उस समय क्या था, मनोविज्ञान एक अलग विषय नहीं था, है ना, मनोविज्ञान जो था ये अलग विषय नहीं था, ये दर्शन शास्त्र से ही जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ था। तो जितने भी वैज्ञानिक आए इन्हें हम मनोवैज्ञानिक नहीं कहेंगे, इन्हें हम उस समय क्या कहेंगे? दर्शन शास्त्री ही कहेंगे। ठीक है, तो प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, देखो सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु थे, है ना। तो प्लेटो के जो शिष्य हैं अरस्तु, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। किसने की? अरस्तु ने की। और यही आत्मा का अध्ययन आगे चलकर क्या बना? आधुनिक मनोविज्ञान बना। इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। समझ आया होगा आपको कि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। अब चलो आइए देखते हैं कि मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसमें बहुत सारे तर्क आए और कैसे अनेक बहुत सारे दर्शन शास्त्रियों ने मनोविज्ञान के बारे में बताया। किसी ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसी ने कहा मन मस्तिष्क का विज्ञान है। तो चलो उसको आगे देखते हैं कि किसने क्या कहा था। तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, लगभग 2000 वर्ष तक अरस्तु के द्वारा दिए गए अध्ययन या दी गई विषय वस्तु को ही लोग पढ़ते आए। अरस्तु ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान यानी आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। ठीक है, ऐसा अरस्तु ने कहा था। तो लगभग 2000 वर्ष तक उसी को पढ़ते आए, इस बीच कोई तर्क नहीं दिया किसी वैज्ञानिक ने। लेकिन क्या हुआ, पहली बार 16वीं सदी के समय एक यूनानी दार्शनिक आए जिनका नाम था रुडोल्फ गोइकिल, या इनको रुडोल्ट गोइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, रुडोल्ट गोइकिल या रुडोल्फ गोइकिल भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, रुडोल्फ गोइकिल ने साइकोलॉजिया नामक एक पुस्तक लिखी। रुडोल्फ गोइकिल की बुक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। और रिपब्लिक बुक किसके बारे में पढ़े थे हमने? प्लेटो की बुक है। ठीक है, तो रुडोल्फ गोइकिल ने अपनी बुक साइकोलॉजिया में क्या बताया कि इन्होंने आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किसने किया साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग? रुडोल्फ गोइकिल ने किया। और कौन सी बुक में? साइकोलॉजिया नामक बुक में लिखा। और किसके लिए? आत्मा के अध्ययन के लिए बताया। कौन सा शब्द? साइकोलॉजी शब्द का अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि साइकोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी और लोगस। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से साइकी का अर्थ जो होता है ये होता है आत्मा। ठीक है, साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। याद रखना, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, ये शब्द ग्रीक भाषा का है, ये भी याद रखना। और इन दोनों को मिलकर ही आत्मा का अध्ययन बना साइकोलॉजी। ठीक है, ये किसने बताया? रुडोल्फ गोइकिल ने। उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ, चलो ये कुछ समय चलता रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक यूनानी दार्शनिक आए जिनका नाम था डकार्टे। कौन आए? उनका नाम क्या था? डकार्टे नाम था। ये आए और ये थे एक समय से कहा जाए तो ये थे भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक थे। कौन? डकार्टे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि यार इधर आत्मा का अध्ययन के बारे में बात चल रही है, साइकोलॉजी के बारे में बात चल रही है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया। किसने किया? डकार्टे ने किया, है ना। आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया। तब क्या हुआ, कुछ दार्शनिक आए। अभी तक ये दार्शनिक ही हैं, मनोवैज्ञानिक नहीं हुए हैं, क्योंकि मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय नहीं बना है। उस समय मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में जोड़ के ही पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हॉबस, लॉक, कॉन्ट, स्पिनोजा। ये आए, इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया और क्या कहा कि आत्मा का अध्ययन भौतिक शास्त्र में संभव नहीं है, तथा यह क्या हुआ, अमान्य हो गया। सही बात है, आत्मा का अध्ययन भौतिक शास्त्र में कैसे संबंध होगा। उन्होंने बताया, कौन कौन? हॉबस, लॉक, कॉन्ट और स्पिनोजा। इन्होंने कहा कि आपका जो भौतिक शास्त्र है ये अलग सब्जेक्ट हो जाता है, अलग विषय है, और आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी है ना, ये अलग सब्जेक्ट हो जाता है, तो इन दोनों का कोई मेल नहीं होता, ये कहा इन्होंने। ठीक है, जो ये दर्शन शास्त्री थे इन्होंने बताया, और इस प्रकार ये संभव नहीं है कहा, और ये क्या हो गया, अमान्य हो गया, इसे अमान्य कर दिया गया।
फिर क्या हुआ, फिर कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में इटली के एक दर्शन शास्त्री आए, दार्शनिक आए, जिनका नाम था पोम्पोनोजी। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को एक नया अभिप्राय दिया और इन्होंने बताया कि मन मस्तिष्क का विज्ञान बताया। क्या बताया, मन मस्तिष्क का विज्ञान बताया। और इसका समर्थन भी किया। किसने किया, हॉबर्स, लॉक, कांट। जो लोग यहाँ पे जो लोग भौतिक शास्त्र में समर्थन नहीं किए थे, उसका विरोध किए थे, वही लोग यहाँ पे इसका समर्थन किए। किसका, पोम्पोनोजी का। और कहा कि हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। तो पोम्पोनोजी ने क्या कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन नहीं है, क्या है, मनुष्य के मन मस्तिष्क का अध्ययन करना भी एक प्रकार से मनोविज्ञान है। ये किसने बताया, ये पोम्पोनोजी ने बताया। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद आते आते ये अभिप्राय भी समाप्त हो गया, क्योंकि इसे पोम्पोनोजी ने सिद्ध नहीं कर पाया। क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल उठे कि कई दर्शन शास्त्री लोग आए, बोले कि कैसे, यानी प्रश्न पैदा होने लगे इसमें कि मस्तिष्क में क्या अंतर है ना, मन कितने होते हैं, कौन से होते हैं, और इन सभी बातों का उत्तर पोम्पोनोजी नहीं दे पाए। और इस प्रकार से क्या हुआ, यह अमान्य हो गया, है ना। तो होता है ना, जब कोई अच्छी चीज़ करने जाओ तो बहुत सारे लोग आते हैं, ये कैसे हो गया, ये ऐसा नहीं हो सकता, इस प्रकार से। तो ऐसा हुआ, तो इस प्रकार से ये मन मस्तिष्क का विज्ञान भी अमान्य हो गया। उसके बाद विलियम जेम्स साहब आए। तो विलियम जेम्स जो थे 1852 ईस्वी में एक घटना से प्रभावित होकर, ये अमेरिका के रहने वाले थे, है ना। ये विलियम जेम्स आए और इन्होंने क्या किया, लगातार 18 वर्षों तक रिसर्च किया इसमें और मेहनत की। और उसके बाद सन 1870 ईस्वी में इन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को दर्शन शास्त्र से अलग किया। इस समय तक क्या था, 1870 तक मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र एक ही थे। लेकिन 1870 में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए एक स्वतंत्र विषय बनाया और आधुनिक मनोविज्ञान की रचना की। ठीक है, किसने की, विलियम जेम्स ने की। कब, 1870 में। और 1870 में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बन गया। ठीक है। और इसी कारण से विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। याद रखना इस बात को, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाएगा, विलियम जेम्स। इसके पहले हमने पढ़ा था मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स है। इसके बाद जेम्स ने सन 1870 में विचार दिया कि चेतना ही जीवन है। देखो अभी क्या हुआ, अरस्तु ने क्या बताया था आपको, आत्मा का अध्ययन, है ना। उसके बाद पोम्पोनोजी आए, उन्होंने बताया मन मस्तिष्क का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। लेकिन यहाँ पे विलियम जेम्स आए, विलियम जेम्स ने क्या बताया कि चेतना का विज्ञान, यानी मस्तिष्क का भी नहीं, मन का भी नहीं, आत्मा का भी नहीं, सिर्फ चेतना का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। और इसको समर्थन दिया विलियम वुंट ने, जेम्स ली ने, टिचनर ने, जेडविक ने। ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने इस बात का समर्थन दिया कि हाँ, चेतना का ही विज्ञान मनोविज्ञान है, और इस बात को माना। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके आगे देखो, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। कब, जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे, कौन, विलियम वुंट नाम था उनका। उन्होंने सन 1879 में, है ना, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, कहाँ पे, लिप्जिंग शहर में एक यानी प्रयोगशाला स्थापित की, प्रयोग करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की। कि क्या होता था, अभी तक क्या होता था, मैं आत्मा का विज्ञान आया, मन मस्तिष्क का विज्ञान आया, लेकिन ये लोग क्या है, सिद्ध नहीं कर पाते थे। बोल तो देते थे कि हाँ आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाते थे। इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी के वैज्ञानिक विलियम वुंट आए। कब, 1869 में। और इन्होंने क्या किया, एक प्रयोगशाला स्थापित की और प्रयोगशाला स्थापित करते हुए कहा कि अब मैं इसे सिद्ध करूँगा। ठीक है। तो इन्होंने अपनी प्रयोगशाला लिप्जिंग शहर में स्थापित की, और जो वर्तमान में क्या है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। अभी पहले क्या था, लिप्जिंग शहर में था, और विलियम वुंट ने स्थापित की थी इसको। ठीक है। और फिर क्या किया, विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला वहाँ पे स्टार्ट की, और उस समय से विलियम वुंट को क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको, विलियम वुंट को कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। अब आगे देखते हैं मनोविज्ञान का आगे का विकास कैसे हुआ। तो क्या हुआ, चेतना का विज्ञान अभिप्राय सबसे कम समय तक प्रचलित रहा। ये तो आपने देखा, हाँ चेतना का विज्ञान नहीं चला ज़्यादा दिन, सबसे कम समय तक, लगभग 30 वर्षों तक में ये समाप्त हो गया। और इसके दो कारण थे। क्या कारण थे, पहला था विलियम मैकडूगल, दूसरा था सिगमंड फ्रायड। कैसे, विलियम मैकडूगल रहने वाले थे इंग्लैंड के, और सिगमंड फ्रायड वियना ऑस्ट्रिया के। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया
कि इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे, क्या नाम था इनका, विलियम मैकडूगल, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इनकी बुक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इनकी बुक का नाम है, याद रखना आप लोग। तो इसमें इन्होंने लिखा कि चेतना एक बुरा शब्द है। क्या है? चेतना एक बुरा शब्द है और मनोविज्ञान का अर्थ चेतना के रूप में लगाना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये किसने कहा? ये कहा विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दे दिया। कब? सन 1900 में। किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया और उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि बर्फ़ के टुकड़े का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार से बर्फ़ के टुकड़े को पानी में डालने पर उसका अधिकतर भाग पानी में डूबा रहता है। उन्होंने ऐसे 3 कोने वाला एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया और उसको क्या किया, पानी में डाला, तो इतना भाग उसका पानी के अंदर चला गया, इतना भाग, और ये भाग बस ऊपर रहा। तो उन्होंने क्या बताया, मन भी ऐसा ही है ना। उन्होंने क्या बताया, देखो आगे देखते हैं हम। बाकी बहुत कम भाग बाहर नज़र आता है। ठीक उसी प्रकार से चेतना का स्वरूप 3 प्रकार का होता है, जिसमें चेतना का भाग केवल 10% और अर्धचेतन और अचेतन भाग 90%। देखो उन्होंने बताया कि चेतना का विज्ञान जो है ये अमान्य इसलिए हुआ क्योंकि चेतना का भाग कितना बताया, 10% जो बाहर रहता है, बाकी 90% ये अंदर रहता है। तो उन्होंने कहा अंदर के मन को हम कैसे जान सकते हैं, इसलिए क्या हुआ, इसलिए ये भी अभिप्राय यानी कुछ टाइम के बाद समाप्त हो गया। अब आगे हम देखते हैं मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप, कि मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है। चलो आइए देखते हैं मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप। तो वर्तमान अभिप्राय क्या है, 20वीं सदी के प्रारंभ में क्या हुआ, अमेरिकी विद्वान, क्या नाम था इनका, जेबी वॉटसन आए। तो जेबी वॉटसन ने क्या कहा, जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान का अर्थ क्या बताया, व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान बताया, या व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, ये बताया। किसने बताया? जेबी वॉटसन ने बताया। और इन्होंने क्या कहा, सकारात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन बताया इसे, है ना। वर्तमान स्वरूप है मनोविज्ञान का वर्तमान अभिप्राय 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिकी विद्वान जेबी वॉटसन ने बताया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, और वाटसन के द्वारा दिए गए इस अभिप्राय का समर्थन उस समय के सभी मनोवैज्ञानिक जो थे, अच्छे जो बड़े मनोवैज्ञानिक थे, विलियम मैकडूगल थे, स्किनर थे, कॉल्सनेक थे, है ना, क्रोएंडको, हल, मर्फी, बेरिंगमन, इन सभी ने क्या किया, इसका समर्थन किया और कहा कि हाँ आप सही बता रहे हैं कि मनोविज्ञान का जो वर्तमान अभिप्राय है ये जेबी वाटसन ने दिया, और इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान का अर्थ जो है व्यवहार का ही अध्ययन है। उन्होंने कहा कि मानव के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, मानव क्या कर रहा है, कैसी क्रियाएं कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, इसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसने कहा? ये उस समय के सभी मनोवैज्ञानिकों ने माना और ये अभिप्राय जेबी वॉटसन ने दिया, है ना। और वुडवर्थ जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर मन खोया और फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाया या धारण किया। ये किसने कहा था? ये वुडवर्थ ने कहा था। याद रखना, कथन भी आते हैं प्रश्न में कि ऐसा कथन दे देगा और पूछेगा निम्न में से ऐसा किसने कहा था, वुडवर्थ ने, है ना, या क्रो ने, ऐसा पूछ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए वुडवर्थ ने ही कहा था ऐसा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर मन खोया और चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को धारण किया या अपनाया। अब मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान में चेतन व अचेतन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है वर्तमान में? चेतन और अचेतन दोनों मन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फ्रायड के कार्यों को मनोविज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का श्रेय उनकी पुत्री, नाम क्या था? अन्ना फ्रायड, और उनके शिष्य थे एक जुंग नाम था उनका, उनको जाता है। ठीक है, जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। याद रखना, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? जेबी वाटसन को कहा जाता है ना। और 20वीं सदी का चमकता सितारा भी कहा जाता है। किसे? जेबी वाटसन को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा किसे कहा जाता है? तो जेबी वाटसन को कहा जाता है। और वाटसन ने क्या कहा था? तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? ये कथन वाटसन ने कहा था। इस बात को याद रखना। तो ये था मनोविज्ञान का
वर्तमान स्वरूप मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ और इसमें अनेक मनोवैज्ञानिकों की कैसी भूमिका थी, क्या क्या भूमिकाएं रही हैं, उस बारे में हमने आज पढ़ा, आज देखा। अब इसके बाद हम धीरे धीरे मनोविज्ञान के संप्रदाय और मनोविज्ञान यानी आगे क्या हुआ, इसमें कैसे कैसे इसकी खोज हुई, कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या सिद्धांत दिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें। तो आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे। आपका धन्यवाद।